हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अंबिका हेंकरे। और जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका पहला जो पार्ट था वो मैंने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया है। अभी जो बचा कुचा सेकंड पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे। तो उस दिन मैंने लगभग माइक्रोबॉडीज तक बता दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से पूरा क्रोमोसोम यानी कि न्यूक्लियस वगैरह आज हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम समझेंगे पहली बार कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है, आप सभी ने अब तक पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है और वही एटीपी हम एज अ एनर्जी यूज कर लेते हैं। हमारे सेल के भीतर अगर एनर्जी का कोई सोर्स है तो वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बेसिक सी चीजें इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखो, इट इज स्मॉल इन साइज, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज है माइटोकॉन्ड्रिया का। स्टेन्ड विद जानूस ग्रीन। देखो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर आप जानूस ग्रीन कलर डालते हो तो ये तुरंत वो स्टेन पकड़ लेता है, इसीलिए इसको स्टेनिंग जानूस ग्रीन से भी की जाती है। तो सेकंड देखो, इसका डायामीटर लगभग 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। लेंथ लगभग देखो 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। ये कुछ उसकी बेसिक चीजें हैं। तो देखो, नंबर इज वेरिएबल हो सकता है। देखो, एनिमल में कुछ वेरिएबल्स माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाई देगा, प्लांट्स में कुछ वेरिएबल्स दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, प्लांट मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट कभी लोकोमोट करता है क्या? नहीं। लेकिन एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू प्लांट सेल एनिमल सेल में ज्यादा होती है। ऐसे ही सेल में, ऑर्गेनिज्म में आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबरिंग है वो वेरिएबल दिखाई देता है। तो पहले देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आप सभी को अभी तक पता था। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो हम ये देखो आउटर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की। जो अगर इनर मेम्ब्रेन जो होती है, तो देखो ये पूरी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये इनर मेम्ब्रेन में आपको ऐसे फोल्ड्स दिखाई देंगे, इस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टा। तो देखो, जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में आपको ये जो है स्पेस दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अदरवाइज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। तो देखो, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो दिखाई देती है, यानी कि जो एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन होता है तो वो यहीं पे होता है। तो अभी हम इसमें थोड़ा पढ़ेंगे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। आपने तो अभी तक पढ़ा था कि मैम न्यूक्लियस में होता है डीएनए, राइबोसोम वगैरह, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में है तो न्यूक्लियस की क्या जरूरत है? न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में वो सब चीजें हैं जो न्यूक्लियस में है, जैसे कि ये आपके पास राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, तो जरूरत क्या है न्यूक्लियस की? तो देखो बेटा, जो न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम है वो इनएक्टिव फॉर्म में नहीं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होंगे? एक्टिव फॉर्म में होंगे। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए, राइबोसोम, जो कुछ भी है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि उसको एक्टिवेट करने वाले एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोला है, यानी कि इसके पास तो सब कुछ है, ये एनर्जी भी बना रहा है, जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम, आरएनए सब कुछ है, लेकिन वो उस चीज का उपयोग कर सकता है क्या? यूज कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही तो होती है एनर्जी। इसी को हम जब यूज करने लगते हैं, तो देखो एटीपी को एक बार थोड़ा हमने, तो एडीपी बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर से हम एडीपी से एक बार और एनर्जी यूज कर लेंगे, तो एडीपी को तोड़ने के बाद क्या बनेगा? एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो देखो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लेकिन उसी माइटोकॉन्ड्रिया में देखो कुछ आपको फ्लूइड दिखाई देगा इनसाइड, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? होमोजीनस मैट्रिक्स। तो देखो, अभी इसको आपने ऐसे ही पढ़ा है कि OMM एंड IMM हैज स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो
आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है, ये लाइन ये बोलती है, और इसी को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है। हमारे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करेगी। बाद में हम देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, प्लांट और अगर एनिमल सेल में अगर आपको डिफरेंस बताना है, कि अगर मैंने दो सेल आपको दिए, एक था ये जो है लेफ्ट साइड का, वो था प्लांट सेल, और राइट साइड का था एनिमल सेल। मैंने बोला कि बच्चों ये दोनों सेल आपको पता नहीं है, ऐसे मान के चलो इस दोनों सेल को देखो और देख के मुझे बताओ कि कौन सी एनिमल सेल है और कौन सी प्लांट सेल है। तो देखो, जो एनिमल सेल होती है, आप पहली बार तो बोलोगे पहला आउटर मेम्ब्रेन देखोगे। अगर एनिमल में एक ही, अगर किसी सेल में आपको एक ही मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है तो बोलोगे आप तुरंत से कि ये एनिमल सेल है। अगर किसी सेल में आपको दो सेल दिखाई दे रहे हैं कि आउटर तो सेल वॉल है, इनर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पहले आप आंखों से ही बता रहे हो कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। जो सेकंड चीज होती है कि एनिमल सेल में सेंट्रली न्यूक्लियस होता है और प्लांट सेल में सेंट्रली न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं, सेंट्रली सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज, यानी कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे, लेकिन प्लांट में पाया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास पहले ही ओन फाइबर्स है, इसलिए उसमें सेंट्रियोल्स पाए नहीं जाते। और जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल में अगर आप देखोगे कहीं आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और उसमें बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो क्लोरोप्लास्ट है। जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा वो कौन सा सेल होगा बेटा? प्लांट सेल होगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? तो अपना न्यूट्रिशन एनिमल का हेटेरोट्रोपिक है, दूसरे पे डिपेंड है। हम खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं। वैसे ही प्लांट सेल जो है वो ऑटोट्रोपिक है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसके लिए उसको क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो देखो वो क्या है, तो पहली बार पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ो कि प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनाइड्स में भी आपको ये प्लास्टिड दिखाई देंगे। इनकी साइज देखो, ये लार्ज होते हैं। लेंथ इनकी लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। लेंथ बोला है मैंने कि 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होगी, और जो इनका विड्थ है 2 से 4 माइक्रोमीटर तक प्लास्टिड का होगा। तो अभी ये जो प्लास्टिड आपको दिखाई देंगे, ये जो है वो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर मान के चलो नहीं है ही। ये प्लास्टिड के 3 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होंगे बेटा? 3। तो देखो, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। जो दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट, और जो तीसरा आपको दिखाई देगा वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। पहला है क्लोरो, यानी कि क्लोरो यानी कि उसमें क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल। आपको अभी तक जो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी उसमें क्या होना जरूरी होता है? क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि कौन सा कलर है इसमें? ग्रीन कलर होगा। सेकंड है क्रोमो यानी कि बहुत सारे कलरफुल, जो कलरफुल होगा उसको हम बोलते हैं क्रोमो। तो यहाँ पे होगा क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होगा ल्यूको। अभी ये ल्यूको आपने वर्ड सुना होगा। तो देखो, जो आप अपनी आरबीसी है तो हम आरबीसी को बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। क्योंकि ल्यूकोसाइट किसको बोला हमने? जिन जो व्हाइट ब्लड सेल, उनमें कुछ कलर वगैरह है क्या? नहीं। वैसे ही प्लास्टिड में हम ल्यूको प्लास्ट उसी को बोलेंगे जो कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस। तो पहली बार पढ़ो। अभी जैसे कि मैंने बताया, क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होंगे। क्या होंगे? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होंगे। बाद में हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा क्या? नहीं होगा, उसमें कैरोटीनॉइड्स होंगे। तो देखो, फ्रूट को जो कलर मिलता है, जो कलरफुल जो आपको दिखता है, वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। बाद में हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस है, और अगर कलरलेस है तो इसका काम क्या होगा? तो इसको कुछ स्पेशल फंक्शन करना पड़ेगा ना। तो वो फंक्शन होता है कि वो स्टोरेज करता है। क्या करता है? स्टोरेज करेगा। तो देखो, पहली बार ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की कुछ आपको एनसीईआरटी में 2 अलग चीजें बताई दी है कि ये वेरीज है इनका भी नंबर। जैसे कि क्लामाइडोमोनास में एक ही होगा, और जो 20 से लेके 40 नंबर मिजोफिल में होगा। जो आपने मिजोफिल सेल है जो लीफ में पाई जाती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए मिजोफिल सेल में, एक मिजोफिल सेल में लगभग 20 से लेके 40 आपको क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। बाद में हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो मैंने बता दिया है, इसमें कैरोटीनॉइड्स होंगे और ये कलरफुल पिगमेंट है।
थर्ड होगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस है, स्टोरेज का काम करेगा। और इस ल्यूकोप्लास्ट में अभी आपको 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट दिखाई देंगे। पहला होता है अल्यूरोप्लास्ट। अल्यूरो यानी कि ये अल्यूरो जो वर्ड है वो किससे रिलेट कर रहा है? प्रोटीन से रिलेट करता है, इसलिए उसमें किसका स्टोरेज होगा? प्रोटीन का स्टोरेज होगा। जो सेकंड है अमाइलोप्लास्ट, देखो अमाइलेज एंजाइम जो सलाइवा में होता है वो किसको ब्रेक डाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये अमाइलोप्लास्ट किससे रिलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट से। हमारा स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। तो अमाइलोप्लास्ट में किसका स्टोरेज होगा? स्टार्च का होगा। थर्ड वन इलायोप्लास्ट, देखो इलायो आयो ऑयल ऑयल, थोड़ा सा ऐसे याद करके रखो। इलायोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है? ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है। तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक जो है आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट क्लोरोप्लास्ट लेयर। बाद में जो सेकंड होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर हो गई, इनर हो गई। 2 मेम्ब्रेन से हमारा क्लोरोप्लास्ट बनता है। उसमें आपको कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अगर एक डिस्क होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? थैलोकॉइड बोलेंगे। और ऐसे बहुत सारे डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क दिखाई देगा तो हम उसको बोलेंगे ग्राना। क्या बोलेंगे? ग्राना। और ऐसे बहुत सारे बंडल अगर आपको दिखाई देंगे, ऐसे बहुत सारे बंडल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पूरा जो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे बंडल्स दिखाई देंगे, हम उसको बोलेंगे ग्राना। अभी थोड़ा समझो, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया हुआ। तो देखो हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया, उसमें से हमने एक बिस्किट निकाला। जो एक बिस्किट होगा वो थैलाकॉइड होगा। क्या होगा? थैलाकॉइड। अब अभी उस थैलाकॉइड का जो बिस्किट है हमने फिर उस पॉकेट में रख दिया, और जो पूरे पॉकेट में बिस्किट्स होंगे उसको हमने क्या बोला? ग्राना बोला। क्या बोला? ग्राना। अभी ये एक बिस्किट का बंच होगा, ऐसे बहुत सारे बिस्किट के बंच मिलके क्या बनेंगे? ग्रानम बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? ग्रानम। तो देखो इस क्लोरोप्लास्ट का भी एक स्पेशल फीचर है। जैसे कि एनिमल में मैंने बताया कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। ऐसे 2 ऑर्गेनल्स में आपको एनिमल सेल में पाए जाएंगे। वैसे ही प्लांट सेल में न्यूक्लियस में भी आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा रहा है। और फिर कहाँ होगा? तो जो थर्ड होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में अगर ये चीजें पाई जा रही है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सब चीजें आपको पाई जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे ये कौन सा ऑर्गेनल है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होगा। तो देखो जो एक सवाल बना था नीट में कि जो इनका आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, तो देखो IMM इज मोर परमिएबल टू IMC, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो लाइन है वो थोड़ा सा याद करके चले। तो अब देखेंगे हम जूम। तो देखो बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। जो पहला स्ट्रक्चर है वो हम पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो सीलिया का है। किसका है? ये सीलिया के बारे में। ये किसका है? सीलिया। और जो ये है हमारा न्यूक्लियस के बारे में है, न्यूक्लियस। तो देखिए थोड़ा जैसे एनिमल्स में लोकोमोशन करने के लिए हमारे पास क्या है? मूवमेंट और लोकोमोशन, दोनों भी चीजें हमें होती है। तो हमारे पास लोकोमोशन और मूवमेंट करने के लिए हमारे पास हाथ और पैर। वैसे ही प्लांट लोकोमोट नहीं करते, उनके पास क्या है? मूवमेंट हो सकती है, उनमें मूवमेंट शो होती है। वैसे ही बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना हो तो कैसे जाएगा? उसके पास हाथ पैर तो नहीं है। तो उस बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? सिलियाज होते हैं, बहुत सारे सिलिया। बॉडी पे क्या होंगे? बहुत सारे सिलिया होंगे। और जो पीछे जो टेल्स लाइक स्ट्रक्चर होगी उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलेंगे हम? फ्लैजेला। तो देखिए अभी ये सिलिया में और फ्लैजेला में भी ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे सिलिया लगे हैं और पीछे फ्लैजेला लगे। अगर बैक्टीरिया को आगे जाना है तो उस सिलिया को क्या करेगा? वाटर को क्या करेगा? वो जो सिलिया है वो क्या करेगा? वाटर को पीछे धकेलेगा। अगर वाटर को पीछे धकेलता है सिलिया से, वो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, आगे की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सिलिया के स्ट्रक्चर को हमने क्या किया? थोड़ा सा एक सिलिया लिया, उसको कट कर लिया और उसका ट्रांसफर सेक्शन हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था तो आपको बोला था जो सिलिया है, फ्लैजेला है, वो सेल वॉल का इलोंगेशन है या सेल मेम्ब्रेन का इलोंगेशन है?
अगर आपने ध्यान देख के पढ़ा होगा तो वो किसका इलोंगेशन होती है, सिलिया हो या फ्लाजेला हो, वो किसकी इलोंगेशन होती है, सेल मेम्ब्रेन की इलोंगेशन होती है। जब हमने उसको सिलिया को ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो ये ऐसा कुछ नजारा आपको दिखाई देगा। तो पहले देखेंगे सिलिया न्यूमरस होता है, स्मॉलेस्ट साइज होंगी उनकी, और वर्क लाइक ओर्स की तरह थोड़ा सा वो आपको काम करते हैं। तो जैसे कि जहाज में आप बैठते हो तो जो चक्कू का काम करता है, वैसे सिलिया का भी काम वैसे ही होता है, यानी कि वाटर को पीछे धकेलो और जो अपनी बॉडी है वो आगे की तरफ लेके जाओ। जो सेकंड चीज है, फ्यू होती है और लार्ज भी होती है, हेल्प इन सेल मोटिलिटी में करते हैं। जो फ्लाजेला है, जो लार्ज है, हेल्प इन सेल मोटिलिटी में करेंगे वो फ्लाजेला। तो बाद में हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर है, जो ये रेड कलर का आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन होगी। और इस सेल मेम्ब्रेन में आपको कुछ ऐसे गोल 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 ग्लोबुलर ग्लोबुलर कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो ये गोल से दो माइक्रोट्यूब्यूल है वो साथ में है। कैसे, साथ में। और जो सेंटर में है वो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे है, थोड़े से दूर दूर है। कैसे, थोड़े से दूर दूर है। इसलिए हमने इसको सिंगलेट बोला, और ये दोनों साथ साथ में है तो क्या बोला, डबलेट। अब अभी देखो, अगर सिंगल पर्सन है, साथ में कोई पेयर नहीं है, जैसे कि देखो ये एक कपल है, कपल दोनों साथ में है तो डबल होंगे। अगर कोई सिंगल है तो वो हमेशा कैसे रहेगा, अकेले अकेले घूमता रहेगा। तो उस तरीके से थोड़ा याद रखो कि जो सिंगलेट है, जो बीच में सेंटर में सिलिया के अगर ट्रांसफर सेक्शन में आपको जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो सिंगल सिंगल होंगे, और जो बाहर की तरफ आपको डबल 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 दिखाई देंगे तो हम उसको बोलेंगे डबलेट। अभी ये डबलेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9। 9 प्लस, अभी ये 9 कैसे है, डबलेट स्ट्रक्चर है। और इसके सेंटर में जब हम देखेंगे तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है वो दो कैसे है, दो अलग अलग है। तो हम इसको बोलते हैं 9+2 एरे। ये याद रख के चलो कि ये क्या है, 9+2 एरे। जो बोला है हमने माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है, ये डबलेट फॉर्म में है, ऐसे 9 है। इसी देखो ये दो जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, उन दो, ये देखो ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, A1 A2। इन दोनों में भी कुछ लिंकिंग होती है, इसको बोलते हैं इंटर डबलेट लिंक। किसकी होती है, ये नेक्सिन प्रोटीन से बनी है। किससे, नेक्सिन प्रोटीन। और ये इंटर डबलेट लिंक है क्योंकि ये दो डबल है, तो इनमें भी जो लिंकिंग होगी वो कैसे होगी, इंटर डबलेट होगी। यानी कि दो क्या डबलेट दिखाई देंगे, और वो किससे बने हैं, नेक्सिन से बने। ऐसे ही एक दूसरे को ऐसे जोड़ते 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 हुए जाएंगे। और जो आपको मैंने बोला सेंटर में है जो, वो कैसे है, सिंगलेट है। इस सिंगलेट में ये देखो, ये जो सिंगलेट है, अब अगर मुझे बता, अगर ये दोनों सिंगलेट है, जो इनर मेम्ब्रेन, जो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला इंटर कैसा होगा लिंक, इंटर, इन दोनों के बीच में सिंगल इंटर सिंगलेट लिंक होगा, और वो भी कैसा होगा, नेक्सिन से बना हुआ होगा। तो देखो इसे सिंगलेट के इर्द गिर्द एक आपको शीट दिखाई देगी, पतली सी शीट होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल शीट। जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है और ये ऑरेंज कलर से उसको ढका गया है, तो वो क्या होता है, सेंट्रल शीट होता है। अभी इस देखो जो डबलेट है, उस डबलेट से कुछ ऐसे स्पोक्स दिखाई देंगे आपको, पिंक कलर के स्पोक दिखाई देंगे, अंदर की तरफ है वो, तो उसको बोलते हैं हम रेडियल स्पोक। जैसे कि इंटर डबलेट लिंक कितने, ये दोनों में क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। माइक्रोट्यूब्यूल कितने थे, 9 थे, तो वैसे ही रेडियल स्पोक भी कितने होंगे, 9 होंगे। तो देखो जो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का जो बीच में पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक्सोनिम कोर। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है उसको बोलते हैं एक्सोनिम कोर। ये देखो ये सिलिया और फ्लैजेला में ऐसे ही पाया जाए। तो इसी की तरह कुछ हमारा सेंट्रियोल्स होता है। एनिमल में सेंट्रियोल्स का काम तब आता है जब सेल डिवाइडेशन होती है। एक सेल से जब 2 सेल बनने की बारी आती है तब हमारे सेंट्रियोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखो सेंट्रियोल्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करते हैं, पास में आएंगे, दो सेंट्रियोल्स कैसे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पास पास, वो आके पहले स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगे। स्पिंडल फॉर्मेशन से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ऑर्गेनल्स ऐसे ही सेपरेट होंगे। तो वो हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे कभी। तो अभी इस पे ध्यान दो कि सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम क्या है। तो देखो ये
form a basal body of cilia and flagella, और स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज टू स्पिंडल apparatus। तो देखो अभी हमने सेंट्रियोल्स लिए, एक सेंट्रियोल हो गया, और जब सेल डिवाइडेशन की बारी आती है तो दूसरा सेंट्रियोल, ये दो सेंट्रियोल ऐसे पास में आते हैं। पास में आने के बाद ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कौन सा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब दो सेंट्रियोल पास में आएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तभी उनके इर्द गिर्द कुछ एनवायरनमेंट सा बन जाता है, कुछ प्रोटीन पास आने लगते हैं। तो वो प्रोटीन आके क्या बनाते हैं, पेरी सेंट्रियोलार स्पेस क्या बनाते हैं, जो ये इर्द गिर्द जो गोल गोल सा स्पेस दिखाई देगा वो होता है पेरी सेंट्रियोलार स्पेस। पेरी सेंट्रियोलार स्पेस और जो सेंट्रियोल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोजोम। तो देखो बच्चे एक जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि एक सेंट्रोजोम और दूसरा होता है सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोमियर आपको क्रोमोसोम में दिखाई देगा और सेंट्रोजोम जो होता है वो सेंट्रियोल्स में दिखाई देगा। तो देखो जो हमारे सेंट्रियोल्स थे उनके बारे में जो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो कितने एंगल का, कौन सा एंगल का कौन एंगल बनाएंगे। तो देखो 90 डिग्री में एंगल बनाते हैं दो हमारे सेंट्रियोल्स, और उनके दो सेंट्रियोल जब जुड़ेंगे 90 डिग्री पे, तो जो इर्द गिर्द स्पेस एनवायरमेंट होता है, जो धुंधला धुंधला सा एनवायरमेंट बनता है, उस एनवायरमेंट को, उस स्पेस को बोलेंगे हम पेरीसेंट्रियोलार स्पेस। और उस पेरीसेंट्रियोलार स्पेस प्लस सेंट्रियोल्स मिलके क्या बनता है हमारा सेंट्रोजोम। क्या बनेगा, सेंट्रोजोम। अभी इस स्ट्रक्चर का हमने सेंट्रियोल का क्या किया, कट किया और ट्रांसफर सेक्शन दिया। ट्रांसफर सेक्शन दिखने के बाद कुछ आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको इसकी तरह क्या दिखाई देगा, सिमिलर दिखाई देगा। तो देखिए इधर जो माइक्रोट्यूबुल है, जो लाल लाल से गोल मटोल से है, वो कितने हैं बेटा, 3 है। इधर कितने थे आपके, 2 थे। सिलिया में, फ्लैजेला में आपको कितने दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे। वैसे ही जैसे सेंट्रियोल्स में कितने माइक्रोट्यूबुल्स थे, 3 माइक्रोट्यूबुल्स थे। अगर बताओ अभी ये 3 माइक्रोट्यूबुल्स की जोड़ी कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। कितने हैं इसमें माइक्रोट्यूबुल्स, 3 है, यानी कि ये कितने होंगे, 3 हो गया, और वो कितने हैं, 9 है। तो इन दोनों में जो लिंकिंग होगी इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होता है। ये जो लिंकिंग होगी हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। जैसे कि 2 थे तो इंटर डबलेट लिंक थी, डबल माइक्रोट्यूबुल के लिए डबल लिंकिंग थी। वैसे ट्रिपल माइक्रोट्यूबुल के लिए कैसे होगी, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होगी। तो इनमें देखो आपको फिर से रेडियल स्पोक दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, रेडियल स्पोक। अभी ये 9 माइक्रोट्यूबुल्स की जोड़ियां आपको दिखाई देंगी, तो स्पोक भी कितने होंगे, रेडियल स्पोक 9 होंगे। और जो सेंट्रल में आपको एक क्या दिखाई देगा, प्रॉक्सिमल, एक प्रोटीनियस जैसा धब्बा दिखाई दे रहा है आपको, पिंक कलर का जो धब्बा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे हब। क्या बोलेंगे हम, हब। प्रोटीनिशियस प्रॉक्सिमल हब या सेंट्रल हब भी बोलते हैं हम उसको। तो देखो ये जो ट्रिपलेट रिंग थी वो कितनी थी बेटा, 9 है। ये देखो ये यहाँ पे है 9 है, और जो भीतर है वहां पे कुछ रिंग दिखाई दिए क्या आपको माइक्रोट्यूबुल के, नहीं। तो 9 + 0 का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, और इसी को ही बोलते हैं कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे सिलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये कुछ चीजें थी। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा जो बहुत मेन पार्ट है सेल का, उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे हमारे बॉडी को देखो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रेन है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उस पर कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन का। वैसे ही सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किसके कंट्रोल में होगी, न्यूक्लियस के कंट्रोल में होगी। और अगर एनिमल में देखोगे तो वो सेंट्रली सिचुएटेड है, अगर प्लांट में देखोगे थोड़ा पेरिफेरल से सिचुएटेड है, क्योंकि सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल आया था। तो देखो एनिमल्स हो या प्लांट में हो, ये काम करता है ब्रेन जैसे। तो देखिए न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। नंबर इज वेरिएबल हो सकती है। देखो आरबीसी में जैसे कि एब्सेंट दिखाई देगी, डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, तो न्यूक्लियस का नंबर वेरिएबल हो सकता है। तो देखिए अभी तो हम इधर देखेंगे,
आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कितने मेम्ब्रेन से बना होता है न्यूक्लियस? डबल मेम्ब्रेन से। देखो ये जो अंदर की लेयर होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर की होगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखें ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गोल सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा ऐसे समझ के चलो। वो कितने लेयर से बनी है? 2 लेयर से बनी है, वही उसको ही हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखो कुछ कुछ पोर्स होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट, बाहर का मटेरियल इनसाइड आए और इनसाइड का मटेरियल बाहर जाना चाहिए। इसके लिए उस न्यूक्लियस पे कुछ छेद होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो देखो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, ऐसे एक साइड में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड होने के बाद वहां क्या बना देती है, बीच बीच में न्यूक्लियर पोर। जो व्हाइट व्हाइट कलर का इसमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है, जिसके जिसके थ्रू बाहर की कुछ चीजें, जो साइटोप्लाज्मिक चीजें है वो अंदर जाती है, और जो न्यूक्लियस में बनी हुई चीजें है वो बाहर आती है। जो देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो इनका स्पेस होता है लगभग 10 से 50 नैनोमीटर में होता है, इसको ही बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये हो गए आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर पोर्स के बारे में आपको पता चल गया। जैसे कि देखो बाहर की प्रोटीन जो राइबोसोम बनाएगी वो प्रोटीन अंदर चली गई न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, और जो अंदर ये देखो न्यूक्लियोलस में जो चीजें होती है वो जो जैसे कि एमआरएनए बनेगी वो एमआरएनए बाहर आ गई। तो देखें अगर समझना हो तो बेसिकली हमने क्या लिया, एक डिश लिया। क्या लिया? डिश। और वो डिश, 2 डिश थे, एक छोटी सी डिश थी और एक बड़ी सी डिश थी। 2 डिश थे, यानी कि 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस में? 2। वो 2 डिश हो गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें हमने शहद डाला। क्या डाला? शहद डाला। वो सेमी फ्लूइड हो गया, यानी कि हमारा न्यूक्लियस में भी कुछ फ्लूइड होता है। वो क्या है हमारा, समझ के चलो 2 डिश है, उसमें शहद, और बीच में मैंने एक बाउल रख दिया और उस शहद में कुछ थ्रेड्स लाके बिछा दिए। तो देखें जो लेयर्स थी उसको बोला मैंने, जो डिश थे 2, तो उसको बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो शहद सा स्ट्रक्चर था उसको, शहद सा कुछ फ्लूइड था उसको बोला मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मैंने किसको रख दिया? बॉल। और वो बॉल क्या होंगे? न्यूक्लियोलस होंगे। और जो शहद में मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डाले थे वो क्या होंगे? क्रोमैटिन होंगे। तो ऐसे समझ के चलिएगा। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा, जो ये ब्लूइश कलर का है सब कुछ, वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। जो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। ये हो गया क्रोमैटिन। और आपको देखो ये जो पीले कलर का थोड़ा सा बादामी कलर का स्ट्रक्चर और उसमें रेड 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 डॉट दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस होगा। देखो 1 और मोर हो सकते हैं, डेंस होते हैं, ये स्पेरिकल शेप के होंगे, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इनको ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज कॉल्ड एज आरआरएनए फैक्ट्री। तो देखो इसको ये बोलते हैं आरआरएनए की फैक्ट्री, अदरवाइज राइबोसोम की फैक्ट्री भी बोलते हैं। जैसे कि इफ आरआरएनए इंक्रीज होगा देन राइबोसोम भी इंक्रीज होंगे। अगर राइबोसोम बन रहा है तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। डीएनए से आरएनए बनेंगे, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है। तो वही है जो सेंट्रल डोग्मा होता है, वही प्रोसेस आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली बताइए। तो हम इसके बाद नेक्स्ट नहीं पीछे ही जाएंगे। तो देखो जो क्रोमैटिन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला है मैंने, क्रोमैटिन बोला है, इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियस के बीच में क्या, बीच में ये सिचुएटेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमैटिन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। यही न्यूक्लियो प्रोटीन किससे बना होता है? तो देखो इसमें डीएनए होता है प्लस आरएनए होता है। और डीएनए देखो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है। यानी कि क्रोमैटिन की में जो भी चीजें है वो कैसी है? एसिडिक है। अगर बताओ क्रोमैटिन एसिडिक नेचर का है तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल कौन आके करेगा? बेसिक चीजें आके करेंगी। वैसे ही हिस्टोन आता है, हिस्टोन प्रोटीन आके क्या करता है? उसको न्यूट्रल बनाने का काम करता है। वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये देखो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, उसमें हमने किसको लिया? एक क्रोमैटिन को लिया। जो धागे लाइक स्ट्रक्चर था हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा हुआ था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो ये चेन है, वो चेन में क्या होगा? हमारा डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको ही हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने जैसे कि बोला पिछले साइड में, कैसा नेचर है डीएनए का? एसिडिक। तो उस एसिडिक चेन को आपको न्यूट्रल करना पड़ता है, तो बीच बीच में हम क्या लगा देंगे? प्रोटीन लगा देंगे। इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या होगा? हिस्टोन
प्रोटीन। वही क्रोमेटिन जब सेल डिवाइडेशन होता है तो सेंट्रियोल्स एक्टिवेट होंगे। जब सेंट्रियोल्स एक्टिवेट होते हैं उसी दौरान जो हमारे क्रोमेटिन्स है वो क्या, क्रोमेटिन भाई साहब क्या कर लेंगे, ऐसे कॉइलिंग करना शुरू कर दे। क्या करेंगे, कॉइलिंग करके आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो अभी ये ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर दिखाई देगा वैसा कुछ बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। कॉइल बना के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलेंगे क्रोमोसोम। तो देखो क्रोमोसोम आपको इस एक्स लाइक शेप का आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन से बना हमारा क्रोमोसोम कब बना, सेल डिवाइडेशन होते वक्त बना। तो देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, तो देखो इस क्रोमोसोम में आपको लोअर आर्म दिखाई दे रही है और कुछ अपर आर्म्स दिखाई दे रहे हैं। जो इधर का पार्ट था क्रोमेटिड का, देखो ये प्राइमरी एक फर्स्ट क्रोमेटिड हो गई, और जो दूसरा पार्ट था वो कौन सी क्रोमेटिन हो गई, सेकंड क्रोमेटिन हो गई। एक क्रोमेटिन दूसरा क्रोमेटिन, ये दो क्रोमेटिन हो गए, तो एक ही जगह पे है दो क्रोमेटिड, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड। और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो बीच में जुड़ती है, उसको उस कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोमियर। सेंट्रोजोम अलग है, सेंट्रोमियर अलग है। तो देखिए जो ये क्रोमेटिड थी, क्रोमेटिड में देखो पहला एक गड्ढा आया, छोटा सा एक गड्ढा आया, फिर से क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर बना। इस गड्ढे की जगह क्या था, तो हमारा क्या था, सेंट्रोमियर था, उसी को हमने बोला प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी देखो जैसे कि समझ के चलो, हमने दो कुरकुरे लिए, दो कुरकुरे सेम सेम है तो उसको हम बोलेंगे सेम, दोनों भी सेम दिख रहे हैं। अभी एक क्रोमोसोम समझ के चलो, अभी उसका ही एग्जांपल में आपको कुरकुरे दूंगी। तो देखिए दो कुरकुरे हैं, ये जो दो कुरकुरे हैं वो सिमिलर है, इसलिए मैंने क्या बोला, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बोला। इन दोनों को मैंने, जो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थे जिस पोर्शन पे वो क्या हो गए, मिल गए, उस पोर्शन को मैंने बोला सेंट्रोमियर, और वही होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हमने इसको क्या कर दिया, चीज से चिपका दिया। अभी ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, वो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो सकते हैं, अलग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ धागे लिए और उससे क्या कर लिया, दो कुरकुरे को पैक कर दिया, वही है वही। तो देखिए दो सिस्टर क्रोमेटिड थे, सिस्टर क्रोमेटिड जिस पोर्शन पे पहले चिपक गए या पहले पोर्शन पे है, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है उसको बोला हमने सेंट्रोमियर। और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको किसी प्रोटीन ने रैप किया है, वो प्रोटीनियस आउटर जो प्रोटीनियस डिस्क होती है जिनको वो सराउंड करेगी सेंट्रोमियर को, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो वही होता है स्पिंडल फाइबर बाइंड्स हियर, वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो काइनेटोकोर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उस दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। और जो बीच में दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है उसको क्या बोला हमने, सेंट्रोमियर बोला। तो देखिए अभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ना है। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं कि जो देखो दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, दो सिस्टर क्रोमेटिड जहाँ बीच पे हो गए, बीच में अटैच थे, उसको हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर बोला, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था। देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में चलते चलते हमें एक छोटा सा खड्डा आ गया, या छोटा सा क्या हो गया, एक कुछ ऐसा पॉइंट दिखाई देगा जो बीच में चला गया। देखो चलते चलते थोड़ा सा बीच में चले गए तो क्या हो गया, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आया। वैसे ही हम चलते गए और फिर से एक गड्ढा आया, उस गड्ढे को हमने बोला, ये गड्ढा जो होता है वो बहुत छोटा है। कैसा है, बहुत सा छोटा सा है, दिख रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये कैसे होते हैं, जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं सैटेलाइट। आपने कभी एनिमे में वगैरह देखा होगा कि कुछ कार्टून्स होते हैं उनपे ऐसे कुछ गोल गोल सा स्ट्रक्चर आता है, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। वैसे ही इसको हमने बोला सैटेलाइट। स्मॉल होंगे, नॉन स्टेनिंग रीजन होता है। कैसा होगा, नॉन स्टेनिंग रीजन होगा। नॉन स्टेनिंग मतलब यानी कि देखो क्रोमोसोम बड़ा था, आप अगर स्टेन करोगे तो वो कलर ले लेगा, लेकिन जो सैटेलाइट है, अगर समझो बहुत हमने बहुत छोटा सा क्या लिया, रेती ले ली, रेती को बहुत सा छोटा सा कण है, माइक्रो में है, अगर मैंने बोला चलो उसको कलर कर दो, आप कलर कर पाओगे क्या, नहीं कलर कर सकते। वैसे ही सैटेलाइट को कलर नहीं कर सकते, इसलिए नॉन स्टेनिंग रीजन होता है। जो हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था वो सेंट्रोमियर था, और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो सैटेलाइट होता है। तो इसमें नोट करने वाली जो चीजें हैं कि ओनली अ फ्यू क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ ही क्रोमोसोम होते हैं जिनपे सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, और दे आर कॉल्ड एज सैट क्रोमोसोम। अगर सैटेलाइट प्रेजेंट होगा, जो स्टार्टिंग के वर्ड है सैटेलाइट के, एसएटी सैट, हम उसको क्या बोलेंगे, सैट
क्रोमोसोम इट कंटेन रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ रिच इन एडेनाइन और थाइमिन से बने हुए ये रिच सीक्वेंस होते हैं। अगर इस सैटेलाइट को अगर आप देखते हो जूम करके तो इसमें सबसे ज्यादा एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयरिंग दिखाई देगा आपको। तो ये हो गए क्रोमोसोम्स। अब भी देखो हमारे ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, लगभग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे। अभी उस क्रोमोसोम को हमने क्या कर लिया कि वो कौन से टाइप के हैं वो हमें पढ़ना था। तो आपको बेसिकली 4 टाइप के क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो हमने क्या किया, 23 पेयर्स में जो 4 अलग दिख रहे हैं हमें क्रोमोसोम, उनको बाहर निकालने के बाद हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। क्या की, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ की। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने एक क्रोमोसोम को निकाला। एक क्रोमोसोम को निकाल के मैंने जो इमेजिनरी लाइन थी उस पर बिठा दिया। बिठाने के बाद वो क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर था तो वो इमेजिनरी लाइन पे था प्रॉपर, और जो अपर आर्म थी और जो लोअर आर्म थी वो इक्वली अरेंज्ड थी, यानी कि सेंट्रोमियर बीच में था, अपर आर्म ऊपर थे और जो लोअर आर्म थे वो नीचे थे, इक्वली थे। तो हमने उसको बोला मेटासेंट्रिक। क्या बोला, मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर कहाँ पे हुआ, इमेजिनरी लाइन के सेंटर पे होता है, तो हमने बोला मेटासेंट्रिक। और दूसरे टाइप का मैंने क्रोमोसोम निकाला और उसको भी मैंने इमेजिनरी लाइन पे रख दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रखने के बाद मैंने क्रोमोसोम को इमेजिनरी लाइन पे रखा, तब सेंट्रोमियर जो था इमेजिनरी लाइन के थोड़ा सा ऊपर चला गया। कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अगर मुझे बताओ ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो नीचे का आर्म थोड़ा कैसा दिखाई देगा, जो आर्म होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग दिखाई देगा और जो अपर आर्म है वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। यानी कि सेंटर से थोड़ा हमारा सेंट्रोमियर ऊपर हट गया, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक, यानी कि स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर। थोड़ा सेंटर से सेंट्रोमियर ऊपर खिसक गया, इसलिए ऊपर के जो पार्ट्स थे शॉर्ट आर्म हो गए और जो नीचे के क्रोमोसोम के पार्ट थे थोड़े से लॉन्ग बने। बाद में मैंने तीसरे टाइप का क्रोमोसोम निकाल लिया और उसको फिर से मैंने इमेजिनरी लाइन पे रख दिया। इमेजिनरी लाइन पे रखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन थी वो बहुत ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई, और बहुत ऊपर चले जाने की वजह से सेंट्रोमियर मुझे इमेजिनरी लाइन पे दिखाई नहीं दिया, या उसका थोड़ा भी पार्ट मुझे इमेजिनरी लाइन पे नहीं दिखाई दिया। वो सेंट्रोमियर इतना ऊपर चला गया कि ऊपर का जो पार्ट था वो शॉर्ट आर्म बन गया। क्या बना, शॉर्ट आर्म, और जो नीचे का पार्ट है वो लॉन्ग आर्म। आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर के बहुत आर्म्स छोटे बन चुके हैं और नीचे के जो आर्म्स है लॉन्ग बन चुके हैं, तभी हम उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, यानी कि अब आपका जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पॉइंट को पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, टर्मिनल पॉइंट। अब और जो लास्ट टाइप था हमने फिर से वो लास्ट क्रोमोसोम निकाला जो अलग दिख रहा था और उसको हमने फिर से इमेजिनरी लाइन पे रख दिया। तो आपको दिखाई दिया कि सेंट्रोमियर इतना भी ऊपर जा चुका है कि आपको जो शॉर्ट आर्म दिख रही थी एक्रोसेंट्रिक में वो भी नहीं दिख रही है, सिर्फ आपको एक जो नीचे वाली लॉन्ग आर्म दिखाई दे रही है, यानी कि सेंट्रोमियर इतना ऊपर चले गया क्रोमोसोम के, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, यानी कि हमारा जो सेंट्रोमियर है अभी टर्मिनल पे है। तो ये हो गए हमारे क्रोमोसोम के टाइप्स। तो हमने इस जो टॉपिक में हमने पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है इस टॉपिक के बारे में उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो देखो मुझे लगता है कि अभी ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसको देखे बार बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइज करके देखे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, और अगर आपको ऐसे ही नई कुछ चीज़ें सीखनी है, नई कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते चलिए, अगर पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।